नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज के 6 अक्टूबर 2020 के वाजीराम करंट अफेयर क्विज के सेशन में, जो कि हम हिंदी में लाए हैं। मैं कपिल मित्तल आप लोगों का हमारे चैनल कंपटीशन टाइम्स पे स्वागत करता हूं, और जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे आपको इस तरीके के वैल्यूएबल जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन जो हैं लगातार मिलते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इंडिया पीवी एज 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पर ये एक इंडिया पीवी एज 2020 ये एक बैठक होने वाली है, और भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा सौर क्षमता वाला देश बन गया है, और इसने 2030 तक 300 गीगावाट सौर क्षमता सहित 450 गीगावाट नवीकरणीय क्षमता का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। बिल्कुल सही है दोस्तों ये, और इसे याद कर लीजिए। ये बार बार छोटे से लेके बड़े एग्जाम्स में यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। भारत के वर्ष 2015 पेरिस समझौते के एनडीसी दस्तावेज में, तो दोस्तों यहाँ पे 2015 पेरिस समझौते, इसको भी याद रखना, और ये भी बार बार फ्रीक्वेंटली आ सकता है, में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए असाधारण नेतृत्व का आह्वान किया गया है। बिल्कुल सही है, और इसी वजह से यहाँ पे पहला दूसरा सही, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये इंडिया पीवी एज क्या है। तो भारत में अत्याधुनिक पीवी निर्माण मतलब फोटोवोल्टिक सेल्स, फोटोवोल्टिक सेल्स के विनिर्माण को उत्प्रेरित करने के लिए, मतलब इसकी जो गति है वो बहुत तीव्र करने के लिए नीति आयोग, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया 6 अक्टूबर मतलब आज के दिन जो है यहाँ पे एक वैश्विक संगोष्ठी करने जा रहे हैं। और इसका जो लक्ष्य है वो यही है कि भारत जो है ये वर्तमान में तीसरा सबसे बड़ा सौर क्षमता वाला देश बन गया है, और भारत का जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य है 2030 तक 300 गीगावाट सौर क्षमता डेवलप करना, और जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं उनकी क्षमता को 450 गीगावाट तक बढ़ाना। ठीक है, तो यहाँ पे सौर तैनाती में बढ़ोतरी के पीछे मुख्य कारक बड़े स्तर पर सौर विनिर्माण और कीमतें घटाने के लिए लगातार इनोवेशंस को अपनाना है, नवाचारों को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जब रेट कम होंगे जब इनके, तो यहाँ पे इनका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा, और दूसरी चीज़ जब बल्क में प्रोड्यूस होंगी, रेट सस्ते होंगे, तो लोग इस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे जब सस्ती होगी तो। ठीक है, तो यहाँ पे अत्याधुनिक भारी स्तर पर सौर विनिर्माण 3 स्तंभों पर खड़ा है। तो यहाँ पे ये 3 पिलर्स हैं महत्वपूर्ण। पहला है डिसरप्टिव पीवी केमिस्ट्रीज। डिसरप्टिव पीवी केमिस्ट्रीज मतलब ये सस्ती, ठीक है, सस्ती प्लस क्वालिटी वाली। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग बाई कस्टम इंजीनियर्ड एडवांस। यहाँ दोस्तों कस्टम इंजीनियर्ड एडवांस प्रोडक्शन इक्विपमेंट, मतलब यहाँ पे जो ये इक्विपमेंट जो बनेंगे वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बने तो बेटर है। जैसे टेस्ला ने यहाँ पे जैसे टेस्ला कंपनी है, तो टेस्ला कंपनी ने कुछ ऐसे फोटोवोल्टिक सेल्स का निर्माण किया है जिनको आप दीवार पे लटका सकते हो। उन्होंने यूरोप में और यूएस में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में वहाँ पे बर्फ़बारी होती है, तो वहाँ पे जो घरों के ऊपर जो टाइल्स लगती हैं, तो उन्होंने ऐसी टाइल्स बना दी हैं कि वहाँ पे अगर ये पीवी सेल्स वाली टाइल्स को लगाएंगे तो टाइल्स भी लग गई घर पे, और उसके अलावा उसमें एनर्जी भी प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, तो ये सब क्या है, कस्टम इंजीनियरिंग। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ इनोवेशन बीओएम कंपोनेंट्स लाइक स्पेशल ग्लासेस एंड कोटिंग्स। अब देखिए यहाँ पे जब ये कहीं पे लगा देते हैं तो साफ़ सफाई उतनी अच्छी नहीं हो पाती है, या फिर वो जो उसके ऊपर ग्लास होता है उस पर स्क्रैच आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो सौर ऊर्जा है वो जो उसमें पार होती है, सौर विकिरण, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे इसमें भी थोड़ा सा यहाँ पे इनोवेशन की बात की गई है। चलिए, और इस तरीके से यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। फूल बागान मेट्रो स्टेशन। दोस्तों ये फूल बागान पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता में, और ये जो है इसका यहाँ पे अभी मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। और आपको पता होना चाहिए कि जो मेट्रो ट्रेन है भारत में सबसे पहले कोलकाता में आई थी। कोलकाता में फर्स्ट मेट्रो स्टेशन, फर्स्ट मेट्रो ट्रेन यहाँ पे चालू की गई थी। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और बता देता हूँ, ये मेट्रो ट्रेन जो होती है मेट्रो, ठीक है, और यहाँ पे ये जो
फूलबागान मेट्रो स्टेशन है तो ये हुगली नदी के पश्चिमी तट पर हावड़ा को पूर्वी तट पर सॉल्ट लेक सिटी से जोड़ेगा। और ये सॉल्ट लेक सिटी बेसिकली वहाँ का आईटी हब है कोलकाता का, और ये इस यहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन बनाया गया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं एरियो कॉलोन। तो इसके संदर्भ में बात करें तो विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के एक स्वायत्त संस्थान अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे। दोस्तों यहाँ पे इसे याद कर लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, रट लेना। और ये पूछा जा सकता है अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये पुणे। और ये मतलब सरकारी इंस्टीट्यूट है, ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान है। मतलब इसको स्वायत्तता मिली हुई है कि वैज्ञानिकों ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी तटों पर जो है पाइपवोर्ड की 2 नई प्रजातियों की खोज की है। बिल्कुल सही है, यह प्लांट ग्रुप जिसे पाइपवोर्ड के रूप में जाना जाता है मानसून के दौरान एक छोटी अवधि, ठीक है, तो ये ऐसा है जो मानसून आता है तो उसी अवधि में ये उगता है और उसी में समाप्त हो जाता है, इसी में इसकी पूरी लाइफ होती है। तो यहाँ पे ये दोनों कथन सही हैं। फटाफट से आगे बढ़ेंगे तो ये हमने देख लिया था, और यह पश्चिमी घाट में खोजा गया है। दोस्तों हमारे यहाँ भारत में 2 महत्वपूर्ण बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं। पहला जो है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स की बात करें तो पहला जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट हिमालय में है, और दूसरा जो है ये वेस्टर्न घाट पे है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। पश्चिमी घाट दुनिया में जैविक विविधता के 35 हॉटस्पॉट में से एक है, और इनमें से 2 महत्वपूर्ण जो है भारत में हैं। ठीक है, उनमें से एक है, तो इसको आप याद रखना। पाइपवोर्ड एरियो कॉलोन के रूप में जाना जाता है। इसकी 111 प्रजातियां अभी तक ढूंढी गई हैं, ये छोटी अवधि का है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे सौर्य मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सौर्य पनडुब्बी द्वारा लॉन्च की जाने वाली K-15 मिसाइल का एक भूमि आधारित समानांतरण है। ठीक है, और ये बैलिस्टिक हथियार के मिसाइल परिवार के हैं जिन्हें परमाणु पनडुब्बियों के अरिहंत वर्ग से लॉन्च किया जाता है। दोस्तों यहाँ बहुत सारी जानकारी है इस क्वेश्चन में, बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोनों सही हैं यहाँ पे। और ये इसके विषय में हम बात करेंगे तो शौर्य मिसाइल्स की बात हो रही है। ये जो है पहली चीज़, ये पनडुब्बी द्वारा लॉन्च की जाती हैं। ठीक है, पनडुब्बी मतलब सबमरीन। सबमरीन क्या होती हैं, जो हमारे समुद्र के अंदर पानी के अंदर रहती हैं, और इनका जो बेसिक प्रयोग होता है वो यही होता है कि जो भी वॉरशिप्स होते हैं या कैसे भी शिप्स होते हैं उनको नीचे से पंक्चर कर देना, और जिससे वो शिप्स जो हैं डूब जाएं। ठीक है, तो पनडुब्बी जो है ये सतह से नीचे रहती हैं, और यहाँ ये सौर्य मिसाइल पनडुब्बी द्वारा लॉन्च की जाती हैं। ठीक है, ये जो है किस फैमिली, ये के परिवार की हैं, मतलब के फैमिली की हैं, और ये के फैमिली पूरी की पूरी ही ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ठीक है, इसका जो विकास किया गया है ये DRDO द्वारा विकास किया गया है, और ये जो प्लेटफॉर्म है 1990 के दशक के अंत में भारत के परमाणु ट्राइड का मतलब ये हुआ कि जमीन, भूमि और जमीन, समुद्र और वायु, तो ये तीनों ही जगह से परमाणु हथियार को लॉन्च करने की क्षमता भारत डेवलप करना चाहता था, और वो डेवलप कर लिया है। ठीक है, और उसी श्रृंखला में ये समुद्र से लॉन्च की जाने वाली है। तो समुद्र में भी देखिए, समुद्र की सतह के ऊपर जो शिप्स होते हैं वहाँ से, और दूसरा है समुद्र की सतह के नीचे, तो वहाँ पे सबमरीन से लॉन्च। तो यहाँ पे इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो है ये एक तरीके से जैसे अग्नि मिसाइल्स हैं हमारी, तो उन्हीं के समकक्ष है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये ये मिसाइल्स हैं सौर्य मिसाइल्स, ठीक है, सौर्य मिसाइल्स जो हैं ये पानी के अंदर से लॉन्च की जा रही हैं, इसीलिए इनको हल्का, छोटा और अलग प्रकार का थोड़ा डेवलप किया गया है। और ये जो है इनको हम, क्योंकि ये न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाली हैं, तो इसीलिए इनको अरिहंत श्रेणी के परमाणु संचालित प्लेटफॉर्मों से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी सारी बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, इसे आप याद रखिएगा। और पोस्टल बैलेट के संदर्भ में यहाँ पे 50 वर्ष से अधिक आयु बिल्कुल गलत है, कि सभी लोगों, विकलांग लोगों के लिए पोस्टल बैलेट का चयन। यहाँ दोस्तों ये 80 वर्ष है, 80 वर्ष होगा, इसीलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, निर्देश के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर पोलिंग टीमों की तैनाती करेगा जो कि पूर्व सूचित तारीखों पर पोस्टल बैलेट को एकत्रित करेंगे और रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा सही है, पहला गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
जानते हैं ये पोस्टल बैलेट क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, मेंस में। और ये बेसिकली किन किन के लिए होता है? ये सैनिकों के लिए होता है जो ड्यूटी पे होते हैं, चुनाव ड्यूटी में जो कर्मचारी होते हैं, देश के बाहर कार्यरत सरकारी अधिकारी जो देश से बाहर रहते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहने। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कैदियों को वोट डालने का अधिकार नहीं होता, ठीक है? जो सजा काट रहे होते हैं उनके लिए वोट डालने का अधिकार नहीं है, केवल प्रिवेंटिव डिटेंशन में है। क्यों? क्योंकि इनको कोई घटना घटित होने से पहले ही डिटेंशन में रखा जाता है, ऐसा मान के कि भाई इनके होने से घटना घट सकती है। तो यहाँ पे इन्होंने कोई घटना की नहीं होती है, इसीलिए इनको राइट होता है। और 80 वर्ष से अधिक की उम्र के वोटर, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, 80 वर्ष से अधिक के वोटर। दिव्यांग व्यक्ति जो चलने फिरने में क्या है, अक्षम है, तो ऐसे लोगों के लिए पोस्टल बैलेट को बनाया गया है, ठीक है? अब यहाँ पे ये 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, विकलांग लोगों के लिए पोस्टल बैलेट को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नए दिशा निर्देश दिए हैं, ठीक है? तो इसमें जो है फॉर्म 12D जो है इसको रिटर्निंग ऑफिसर जो है उसके पास जमा करना होगा। बूथ लेवल ऑफिसर जो है अधिसूचना के 5 दिनों के भीतर इसे निर्वाचक के घर ले जाएगा और वहाँ से भरवाएगा, ठीक है? चुनाव आयोग ने कहा है कि ये जो भी दिशा निर्देश हैं ये सभी चुनावों पर और उपचुनावों, तो सभी पे ये लागू होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रीमती सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य का मामला निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये आप याद रखिएगा, ये आगे आने वाले वर्षों में लगातार पूछा जाएगा। सेल्वी बनाम कर्नाटक, तो ये नार्को टेस्ट या फिर लाई डिटेक्टर टेस्ट। तो नार्को टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट, जो झूठ, कोई लोग जैसे झूठ बोलते हैं या झूठी गवाही देते हैं, तो ऐसे केसेस में जो है उनकी जो है यहाँ पे लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है, नार्को टेस्ट होता है। नार्को टेस्ट में दोस्तों उनको कुछ सेडेटिव्स दिए जाते हैं जिससे वो माइंड की एक्टिविटी, सोचने की क्षमता कम हो जाती है और उनसे जो पूछा जाता है वो बिना अपना दिमाग लगाए वो बता देते हैं। ऐसी लाई डिटेक्टर टेस्ट में भी कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है? वो हम कहीं अलग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल यहाँ बात करें तो ये है क्या? तो यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण निर्णय आया था यहाँ पे। तो नार्को या झूठ डिटेक्टर परीक्षणों को अनैच्छिक तरीके से देना एक व्यक्ति की मानसिक गोपनीयता में घुसपैठ है। तो ये 2010 में सुप्रीम कोर्ट का ये क्या था, एक निर्णय था। बोला कि आप किसी पर ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते, अगर कोई नहीं देना चाहता तो ये उसकी अपनी गोपनीयता पर और उस पर जो है ये क्या है, अटैक है, ठीक है? तो इसीलिए अब यहाँ पे इसकी बात क्यों हो रही है? यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में जो हाथरस में अभी एक मामला निकल के आया है जिसको बलात्कार और हत्या का मामला बोला जा रहा है। अभी प्रूफ नहीं है कि यहाँ बलात्कार हुआ है, हत्या तो हुई है, ठीक है, लेकिन अभी बलात्कार प्रूव नहीं हुआ है। तो यहाँ पे यहाँ परिवार के जो सदस्य हैं उन्होंने काफ़ी सारे गंभीर आरोप लगा दिए केंद्र सरकार पे, राज्य सरकार पे और प्रशासन पे, वहाँ के पे। तो ऐसे में सरकार ने यहाँ पे सीबीआई जांच की बात बोली है और यहाँ पे बोला है कि भैया इनका ये टेस्ट करवाओ, ये झूठ बोल रहे हैं। तो यहाँ पे वो सब ने मना कर दिया है, हम कोई टेस्ट वेस्ट नहीं देंगे। तो यहाँ इसलिए ये थोड़ा सा मामला उछल रहा है और इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है? और यहाँ देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था तो उसमें क्या बोला था? श्रीमती सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य के निर्णय ने देखा इन वैज्ञानिक परीक्षणों को अनैच्छिक तरीके से बिना इच्छा के देना एक हिरासत वातावरण, मतलब एक तरीके से वो जेल काट रहा है, ऐसा कुछ महसूस होगा उस व्यक्ति को, या सजा काट रहा है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आघात है और ये समाज के कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति जो अपने मौलिक अधिकारों से अनजान हैं, कानूनी सलाह देने असमर्थ हैं, पर ऐसे परिणामों के परिणाम जो हैं वो ऐसे परीक्षणों के परिणाम जो हैं विनाशकारी हो सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कोई भी बयान देना किसी व्यक्ति की निजी पसंद है और ऐसे व्यक्ति की जो स्वायत्ता है उसमें सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन भी। निम्नलिखित में किसने अपने उत्पादों को जन जन तक ले जाने के लिए भारतीय डेवलपर्स का समर्थन मांगा है और अपने मिनी ऐप स्टोर को शुभारंभ की घोषणा की है? दोस्तों ये जो है मामला पेटीएम से रिलेटेड है और पेटीएम के इस मुद्दे पर हम बात करें तो यहाँ बेसिकली ये है कि अभी पीछे कुछ दिन पहले ही जो
मोबाइल्स में कोई भी ऐप डाउनलोड करने के लिए एक प्ले स्टोर होता है या ऐप डाउनलोड स्टोर होता है, जिसको ज़्यादातर मोबाइल्स में हमारे 98% में जो है गूगल के एंड्रॉयड सिस्टम पे चलते हैं। तो 98% मोबाइल्स में हमारा गूगल प्ले स्टोर है और उसका डोमिनेशन है भारत में। ठीक है, वहीं पूरे विश्व में बात करें या यूरोप में, अमेरिका में, वहाँ लगभग 60-70% मोबाइलों में जो है गूगल प्ले स्टोर होता है। ठीक है, ऐसे में क्या है, जब 98% मोबाइलों में गूगल का ही प्ले स्टोर है तो गूगल अपनी मनमानी करता है और जो भी ऐप डेवलपर्स हैं और उस पर अपना कुछ भी वो सर्विसेज देते हैं तो वहाँ वो 30% यहाँ पे उनसे चार्जेस लगाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे गूगल ने अपने कुछ ऐसे कानून बना रखे हैं, ऐसे नियम बना रखे हैं जो जो वो बनाती तो कुछ और सोच के है लेकिन लागू कहीं पे भी कर देती है। ठीक है, बिना उसका धरातलीय जांच किए हुए। तो यहाँ पे ऐसे ही हुआ कि यहाँ पे पेटीएम जो है, पेटीएम ने अभी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था और उसमें उसने क्रिकेट के कुछ कूपन्स अपने पेटीएम प्लेटफॉर्म पर बेचे थे। ठीक है, और पेटीएम को आप जानते ही होंगे, ये पेमेंट गेटवे, पेमेंट का एक बहुत बढ़िया ऐप है और भारतीय ऐप है। ठीक है, अब हुआ क्या है यहाँ पे, जो उन्होंने कूपन्स जो यहाँ पे क्रिकेट के, क्योंकि क्रिकेट का आईपीएल का सीज़न है तो कूपन्स यहाँ पे जो बेचना चालू किया तो गूगल ने बोल दिया कि भाई गूगल ने इनके ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया और 1 दिन तक 2 दिन तक उसे हटाए रखा। और बाद में जब पूछा गया कि भाई क्यों हटा दिया है, लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने जवाब दिया, आपने अपने ऐप पर कुछ गैम्बलिंग, मतलब आप जो है जुआ सट्टा वाली कुछ सामग्री डाल रहे हैं, आपके ऐप से लोग सट्टा खेल रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने उस पर क्लैरिफिकेशन दिया, भैया कहाँ है, तो गूगल ने बोला कि भाई आप जो है यहाँ क्रिकेट के कूपन्स हैं तो ये जो है ये सट्टे वाली चीज़ है। तो यहाँ पेटीएम ने उस पर क्लैरिफिकेशन दिया, बाद में जो है मैटर सॉल्व हुआ और गूगल ने पेटीएम के ऐप को रीस्टोर कर दिया। अब यहाँ पे सेम इसी तरीके की बहुत सारे अलग अलग विषयों पर दिक्कतें जो है अन्य डेवलपर्स को भी आती हैं। तो ऐसे में यहाँ पे एक आवाज़ उठाई जो विजय शर्मा हैं, इसके विजय शेखर शर्मा, पेटीएम के फाउंडर जो हैं विजय शेखर शर्मा, तो इन्होंने यहाँ पे एक मोर्चा खोल दिया है गूगल के अगेंस्ट और इसमें इन्होंने जितने भी भारतीय डेवलपर्स हैं उनको आह्वान किया है कि भाई आप भी इसमें आवाज़ उठाइए, गूगल की मनमानी जो चल रही है और इस पे जो है आप, हम लोग जो हैं, गवर्नमेंट से भी इन्होंने सहायता मांगी, गवर्नमेंट ने भी बोला ठीक है जी करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और भारत तो चाहता ही है कि भाई भारतीय गवर्नमेंट और कोई भी देश की गवर्नमेंट चाहती है उनकी स्वदेशी कंपनियां जो हैं वो डेवलप हों, क्यों, क्योंकि रेवेन्यू यहीं पे रह जाएगा। अभी गूगल से कोई भी चीज़ें होंगी तो गूगल 30% ले जाता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट दे दी, भाई आप चाहो तो हमारे प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ जो पेटीएम है उन्होंने अभी इस तरीके का ऐप जो है लाना और उसको सभी मोबाइलों में डालना, ये तो अभी उतना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पेटीएम ने क्या किया, एक मिनी ऐप, एक कस्टम बिल्ड मोबाइल वेबसाइट है, यहाँ मिनी ऐप बनाया है इन्होंने। और ये क्या है, ये मोबाइल वेबसाइट, ये ध्यान रखना, ये ऐप नहीं है, इसका नाम है मिनी ऐप और ये जो है मोबाइल वेबसाइट है। और ये वेबसाइट जो है बिल्कुल इसी तरीके से होगी जैसे प्ले स्टोर है, वहाँ जाके आप ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये इन्होंने बिल्कुल बेसिक HTML और जावास्क्रिप्ट तकनीकों का इसमें प्रयोग किया है और यहाँ से इस वेबसाइट से आप कोई भी ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। और आगे बात करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, रवि चोपड़ा समिति जो हाल ही में खबरों में देखी गई, निम्न में से किससे संबंधित है। दोस्तों ये रवि चोपड़ा हैं और ये जो है 4 धाम परियोजना समीक्षा समिति के अध्यक्ष हैं। और ये जो है 4 धाम परियोजना बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये 4 धाम है हमारे, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। और पहले हम 4 धामों को समझ लेते हैं। तो 4 धाम यात्रा क्या है, ये 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में महान हिमालय, मतलब ग्रेटर हिमालय है। महान हिमालय मतलब ग्रेटर हिमालय, हिमालय को हमने 4 रेंजेस में बांटा है, ग्रेटर हिमालय। तो वहाँ पे 4 हमारे महत्वपूर्ण हिंदुओं के तीर्थ स्थल हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ।
तो इनको हम चार धाम बोलते हैं और इनकी यात्रा होती है। और ये जो यात्रा है यहाँ दोस्तों इम्पोर्टेंट ये है, पश्चिम से शुरू होकर पूर्व की ओर चलती है और पूर्व में जाके ये समाप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये यमुनोत्री हो गया, ये गंगोत्री हो गया, फिर केदारनाथ हो गया और फिर ये आपका बद्रीनाथ। तो यहाँ से इधर और यहाँ से ये और फिर ये तो ये क्रम रहता है। और इसी को सुगम बनाने के लिए भारत सरकार ने थोड़ा सा क्या है यहाँ पे एक रूट बनाने की यहाँ पे कोशिश की है। और इसी के चलते जो है यहाँ पे एक हुआ क्या, इसके डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे जब रोड वोड के प्रोजेक्ट चल रहे थे तो यहाँ पेड़ वेड़ काट दिए गए, बहुत सारी कुछ देखिए कहीं पे भी कोई डेवलपमेंट होगा तो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पे मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँचा तो वहाँ से उन्होंने एक विशेषज्ञ समिति बना दी कि भाई ये जो है ये चारधाम प्रोजेक्ट, तो इसके समन्वयन के लिए आप इसमें थोड़ा सा देखिए कहीं कुछ गलत नहीं हो। तो वहाँ पे इन्होंने ये देखा 900 किलोमीटर लंबा ये है और टोटल प्रोजेक्ट, और इस पर 12,000 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। और इस पे जो प्रोजेक्ट पे जो डेवलपमेंट चल रहे हैं वो यहाँ पे अदालत के आदेशों का उल्लंघन है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि भाई आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो सड़क की चौड़ाई है आप इसे ज़्यादा चौड़ा मत बनाइए, इसे मात्र 5.5 मीटर तक चौड़ा रखिए। और ये जो 5.5 मीटर की जो चौड़ाई है ये कोर्ट ने नहीं लागू की है, कोर्ट ने तो बोला है आप इसको यूज कीजिए, लेकिन यह सड़क परिवहन और राज मंत्रालय की 2018 की सिफारिशों के अनुरूप है। ठीक है, तो जो हमारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है उसने 2018 में कुछ सिफारिश दी थी, तो उनको लागू करने की यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। ठीक है, और रवि चोपड़ा जो हैं इसमें उच्चाधिकार समिति के अध्यक्ष हैं इसी चारधाम प्रोजेक्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी 1905 में लंदन में स्थापित एक भारतीय संगठन किनके द्वारा स्थापित किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा हैं, श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा ये स्थापित थी। देखते हैं ये क्या है। तो जो श्यामजी कृष्ण वर्मा हैं ये हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी थे और एक क्रांतिकारी वीर थे, और ये वकील थे और पत्रकार भी थे पेशे से। और इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी IHRS का गठन 1905 में लंदन में किया था। ये भारतीय संगठन है और इसमें जो है यहाँ बीकाजी कामा, दादाभाई नौरोजी, SR राणा, तो इन्होंने भी मदद की थी। और ये जो इंडियन होम रूल सोसाइटी है इसका जो पर्पज़ था वो था ब्रिटिश भारत, मतलब भारत में ब्रिटिशों का कब्जा था, तो यहाँ पे भारत के अंदर स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट की मांग को बढ़ावा देने की ये एक प्रयास था। और इसके तहत जो है यहाँ इंडिया हाउस खोला गया, और इंडिया हाउस जो है लंदन में खोला गया था। और इसका ये बेसिकली क्या था, ये स्टूडेंट्स के लिए एक हॉस्टल था और इसका पर्पज़ ये था इंडियंस आके यहाँ रहेंगे तो उनमें जो है राष्ट्रवादी विचारों को हम बढ़ावा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे भारतीय समाजशास्त्री थे ये, इन्होंने लंदन में इंडियन सोशलॉजिस्ट की स्थापना की, और ये मासिक इंडियन सोशलॉजिस्ट राष्ट्रवादी विचारों के लिए एक आउटलेट बन गया। तो ये क्या है, ये एक पत्रिका हो गई। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का आखिरी क्वेश्चन, विश्व शिक्षक दिवस। तो 5 अक्टूबर 2020 को विश्व शैक्षिक दिवस मनाया जा रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। 5 अक्टूबर 2020 को मनाया गया, और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस UNDP द्वारा मनाया जाता है। तो यहाँ UNDP गलत है, केवल A सही होगा। और बात करते हैं ये क्या है। तो दोस्तों ये हर वर्ष जो है 5 अक्टूबर को पूरे दुनिया में मनाया जाता है। शिक्षकों, शोधकर्ता, R&D वाले जो प्रोफेसर्स हैं सहित शिक्षकों के कार्यों को पहचानने और मनाने के लिए मनाया जाता है। और इसको जो है ये किसके तहत मनाया जाता है, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ILO, एजुकेशन इंटरनेशनल, इनके तहत ये मनाया जाता है। और 2020 की जो थीम है, टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर, और इस तरीके से ये इसकी थीम है। अब दोस्तों ये विश्व शिक्षक दिवस जो है इसके इतिहास की बात करें तो 5 अक्टूबर 1966 को शिक्षकों की स्थिति पर एक सिफारिश को अपनाया गया था, और उस घटना को चिन्हित करने के लिए यूनेस्को वर्ष 1994 से प्रतिवर्ष इसको मना रहा है। और सिफारिश में क्या बोला गया था, शिक्षकों के अधिकारों, उनकी जिम्मेदारियों, उनकी प्रारंभिक तैयारी और आगे की शिक्षा,
मतलब आगे के डेवलपमेंटल गोल्स, उनकी भर्ती, रोजगार और शिक्षण सीखने की स्थिति सहित मानक जो है यहाँ पे निर्धारित किए गए थे। और दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन यहाँ समाप्त होता है। जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरीके के वीडियोज़ के साथ हम जो है यहाँ पे लगातार आपसे मिलते रहेंगे और हमारे बाकी अन्य वीडियोज़ को भी आप देख सकते हैं। और ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।